2 करोड़ रोजगार, कहां है रोजगार? सारे ठेके पे जा रहा है सब कुछ। क्यों? ओबीसी हो तो ओबीसी को देख के, चेहरा मंत्री अपना देख के, प्रधानमंत्री देख के खुश हो जाओ। बार बार ये बात मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई विचारधारा की है और इनको, भारत के संविधान को, अब ये सब पूरा दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है, तब ये 3 दिन का सत्र बुलाए हैं। एपस्टीन फाइल चल रहा है, एपस्टीन फाइल, ईरान इराक वॉर। अमेरिका डांट रहा है कि रूस से तेल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। और ऐसे समय में 3 दिन का सत्र क्या है? अब इसमें डिबेट चला गया पूरा। महंगाई, रोजगार, गैस, पेट्रोल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे कोई चर्चा नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि कलाकार आदमी है, ध्यान भटकाने का पूरा हिसाब किताब मोदी जी रखते हैं। हाँ, विधायिका में इन्हीं के लोग रहे। तो जो 90 लाख वोट कट रहा है, जो 1 करोड़ वोट कट रहा है, तो ऐसे ही नहीं कट रहा है। वो जानबूझ के SC ST, मुसलमान, ट्राइब, इनके वोट कट रहे हैं। सोचो। तो इस देश को, इस भारतीय संविधान आमने सामने खड़ा है। एक तरफ संविधान है, भारतीय गणराज्य है, संसदीय प्रजातंत्र है, दूसरी तरफ मनुस्मृति है और हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदू राष्ट्र बोलेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमको एकदम गुदगुदी है, सारे मुसलमान को विदेश भेज देंगे, हम लोग हिंदू राज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वर्ण व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र। लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी हैं तो इसे कलाकार आदमी। संसद में पहले दिन आए थे तो संसद मत्था टेके थे, संसद ही बदल दिए। अडवाणी जी के सामने मत्था टेके थे, अडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया। अचानक नोटबंदी हुई, ये सब याद दिलवा रहा हूं क्योंकि समझ, चाल, चरित्र, चेहरा समझने की। 370 पे डिबेट हुआ, धारा 370 हटाया गया। CA NRC हुआ, सब कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है देख लीजिए। EWS आया, EWS सिर्फ सवर्ण जाति के लोगों के लिए आया। पहला जातिवादी आरक्षण भारत में EWS है, पहला। OBC का आरक्षण जाति के आधार पर नहीं है, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार पे है। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण अस्पृश्यता के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पर, और EWS जाति के आधार पर सिर्फ सवर्ण जाति को मिलेगा। क्या SC ST OBC में गरीब लोग नहीं है? क्या OBC में ब्राह्मण नहीं है? OBC में ब्राह्मण भी है, कई जगह राजपूत भी है। आप तराई एरिया में जाओ, पहाड़ी एरिया में ST कैटेगरी में भी ब्राह्मण है। तो एक समुदाय, राजपूत भी कई जगह OBC में है। एक समुदाय, जनरल का तो सारा सीट जो है ओपन सीट, जनरल नहीं ओपन, वो तो सारा ले ही रहा है। आपको NFS कर रहा है, रोस्टर में हेरा फेरी कर रहा है, और खुलेआम रिजर्वेशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके बच्चों के लिए बोल रहा हूं, खासतौर से महिलाएं जो बैठी हैं वो सुने। और इधर सारा मलाई एक जगह जा रहा है। तो ये अभी एजेंडा हमारे समाज का नहीं बना है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर
ने अनुसूचित जातियों की शिकायतें, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय गवर्नर जनरल थे, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट लिखा था, और उसमें एक बात, संजय जी बैठे हुए हमारे दोस्त हैं और बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, उन्होंने कहा था कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। क्या? शिक्षा और रोजगार। और लगातार उसमें डटे रहे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज में, मतलब मैं SC ST और पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं संबोधित कर रहा हूं, इससे ज़्यादातर मैं दलित समुदाय को संबोधित करता हूं, कि उनका जो मिडिल क्लास बना था, वो मिडिल क्लास सिर्फ शिक्षा और रोजगार से बना था। 1950 के पहले किसी दलित के पास न रजवाड़ा था, न जमींदारी थी, न उद्योग था, न व्यापार था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ शिक्षा, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरी, इससे बना था। लेकिन मेरा अनुभव है कि अभी कुछ वर्षों का, कि ज्यादातर हमारे समाज के लोग टिकट के पीछे ज्यादा पागल रहते हैं। सबको इलेक्शन लड़ना है, लिमिटेड सीट है, सुना है 850 भी बढ़ा देंगे तब भी सबको मिलेगा नहीं, और जात का नेता ढूंढते हैं। ये सबसे बड़ी जो खराब बात है, और क्यों मैं कह रहा हूं मैं बता रहा हूं, कि जात का नेता ढूंढते हैं। तो बीजेपी RSS को सूट करता है। जितने जात जात की पार्टियां बना लो, सारे वोट बिखरेंगे, उनकी जीत हो जाएगी। और इलेक्शन में मैं देखता हूं कि जात के ही अपने लोगों में ज्यादातर लोग वोट देते हैं, विचारधारा पे नहीं देते। तो ये बात RSS समझ गया है। तो हर जाति में से एक नेता पैदा कर दो। भाई लोग कहते हैं ना कि बीजेपी RSS सवर्ण की पार्टी, तो अभी देश में सिर्फ एक ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, एक, राजस्थान में। और मैंने एक आंकड़ा निकाला था कि आजादी के बाद से लेकर 1990 तक, खाली उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दे रहा हूं, 40 वर्ष कांग्रेस मोटा मोटी शासन में रहा, 39 वर्ष। उसमें से 24 वर्ष 7 ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर रहे, 7 ब्राह्मण। मैं आपको समझाऊंगा तो पता नहीं मैं कितना समझा पाऊंगा, इसलिए आजकल थोड़ा सा ब्राह्मण समुदाय को भी कह रहा हूं। ये 7 थे, अब उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बन रहा है, आने वाले दिनों में बनेगा। तो जो सरकार की नीतियां थी, संस्थाएं बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाना, सेल, बेल, गेल, तमाम बैंक का राष्ट्रीयकरण, कोल इंडिया लिमिटेड, सस्ता एजुकेशन, सब कुछ उसी 40-50 साल में हुआ। हमारे नेता उस समय दबंग थे। मैं तो कहता हूं बाबा साहब के बाद बाबू जगजीवन राम ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास तौर से दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में, ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल कह रहा हूं मैं। लाखों लाख नौकरियां बांटी गई, पेंशन भी, इंदिरा गांधी ने पेंशन भी दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी आते आते पेंशन ही छीन लिया। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं कि अपने समुदाय के लोगों को मैं बोलूं कि इसमें से 10 लोकसभा टिकट देना है और 500 लोगों को करोड़ों का बिजनेस देना है, तो हमारे समाज के लोग टिकट के पीछे पागल हो जाते हैं, बिजनेस और तमाम रोजगार के अवसर के पीछे पागल नहीं होते। एक व्यक्ति नौकरी करता है तो कम से कम 30 साल नौकरी करता है, घर परिवार चलाता है, अड़ोस पड़ोस भी देखता है, और उसी से जो हम लोग बोल रहे हैं, उसी की वजह से बोल रहे हैं, सरकारी व्यवस्था की वजह से ही बोल रहे हैं। RSS ये सब समझ चुका है
सरकारी स्कूल 80,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। आप बताएं संजय जी, ठीक कर रहा हूं? दलित समुदाय के 13 करोड़ बच्चे ना, 11 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और किसी दलित नेता के एजेंडा पर, उसके मैनिफेस्टो पर ये मुद्दे नहीं है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यूनिवर्सिटी में ठेके पे सिस्टम आ गया है, पार्लियामेंट में भी आधा स्टाफ प्राइवेटाइज ही है, एजेंडा पे नहीं। देखिए, मैंने पहले कहा कि मोदी जी कलाकार आदमी है। अभी दुनिया भर में, आप लोग शांत हो जाइए, सुनिए, हेलो, शांत होइए ना तो बाहर निकलिए, यहां से बाहर निकलिए ना तो शांत होइए। 10 आदमी भी ढंग का सुन लेगा मेरे लिए काफी है। 10 आदमी भी सुन लेगा ना तो काफी है। ये शांत रहिए तो बाहर जाके बात कीजिए। अरे मेरी नौकरी है, 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलते हैं, मैं आपके बच्चों की बात कर रहा हूं। मछली बाजार बनाए हुए यहां पर। अभी दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा, उसकी साख गिरी है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके भारत से अच्छे संबंध हो। इवन नेपाल हमारे पास रहता था, छोटे भाई की तरह। अब भारत विरोधी वहां भी माहौल बन गया है। अभी सोशल मीडिया पे मैंने देखा, प्रधानमंत्री वहां के जो बने हैं बालन शाह, उनका स्टेटमेंट, चाइना के पास ज्यादा चला गया है। बांग्लादेश, उससे हमारे संबंध ठीक नहीं है। म्यांमार, उससे संबंध ठीक नहीं है। लंका, उससे संबंध ठीक नहीं है। ईरान इजराइल वॉर में नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष बनाया था कि न हम इधर रहेंगे न इधर रहेंगे, हमारा अपना एक गुट निरपेक्ष समूह होगा। ट्रंप बच्चों की तरह डांट रहा है, 70 बार कह चुका है कि सीज फायर हमने करवाया, 70 बार। भारत पहले मध्यस्थता करता था, आज ईरान इजराइल जो वॉर चल रहा है, भारत कहीं नहीं है। और यहां के एम्बेसी से उनके जो लीडर थे, उनका जो स्टेटमेंट आया था, सूरज जी ने जिक्र किया, वो भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री का नाम नहीं लिया। भारत की जनता का आभारी हूं, ये स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट था। ये सब बातें जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये जाति जनगणना भी नहीं समझ पाएंगे। जात के नाम पे वोट देते हैं ना, तो मोदी जी तो ओबीसी हैं, 27 मंत्री भी बनाए हुए ओबीसी के। एक बात बता दो, ओबीसी के उत्थान के लिए कोई कमीशन बनाया हो, सबसे ज्यादा एनएफएस अभी हो रहा है। जितने इधर सीएम है देख लीजिए, बिहार में अभी पिछड़ा सीएम बना है, एक भी कमीशन नहीं बनाया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, एक कॉलेज भी नहीं खुला, कोई रोजगार नहीं निकला। 2 करोड़ रोजगार बोले थे ना, अच्छे दिन आएंगे। 2 करोड़ रोजगार, कहां है रोजगार? सारे ठेके पे जा रहा है सब कुछ। क्यों? ओबीसी हो तो ओबीसी को देख के, चेहरा मंत्री अपना देख के, प्रधानमंत्री देख के खुश हो जाओ। बार बार ये बात मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई विचारधारा की है, और इनको, भारत के संविधान को, अब ये सब पूरा दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है, तब ये 3 दिन का सत्र बुलाए हैं। एपस्टीन फाइल चल रहा है, एपस्टीन फाइल, ईरान इराक वॉर। अमेरिका डांट रहा है कि रूस से तेल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। और ऐसे समय में 3 दिन का सत्र क्या है? अब इसमें डिबेट चला गया पूरा। महंगाई, रोजगार, गैस, पेट्रोल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे कोई चर्चा नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि कलाकार आदमी है, ध्यान भटकाने का पूरा हिसाब किताब मोदी जी रखते हैं। हाँ, इनको हड़बड़ी था इतना विमेन रिजर्वेशन बिल का, तो 24 में क्यों नहीं लागू कर दिया? उतने ही सीट पर 24 में ही लागू कर देते।
भाई, मैं कल भी था जयपुर में, कई नेता बैठे हुए थे वहां, और ये था विषय कि संविधान के समक्ष चुनौतियां और समाधान। तो मैंने सवाल उठाया कि भारत के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को खतरा किससे है? बांग्लादेश से, नेपाल से, चाइना से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से या अमेरिका से? भारत के संविधान को आरएसएस से खतरा, आरएसएस बीजेपी से खतरा? सीधा बोलिए, आरएसएस से खतरा है। आपको हिंदू मुसलमान दिखा रहा है, बीफ का एक्सपोर्ट ज्यादा हिंदू कर रहा है। मुस्लिम देश से तेल लेने में शर्म नहीं है, उसी तेल पे बन रहा है पूरा सिस्टम, गैस, लेकिन आपको यहां उलझा दे रहा है। जब संविधान सभा में संविधान सौंपा गया, महज 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने मुखपत्र और ऑर्गेनाइजर में इस संविधान के खिलाफ लेख लिखा, संपादकीय लेख। संविधान में लेख लिखा कि इस संविधान में भारतीयता कुछ भी नहीं, और विदेश में जो कानून बने उससे बनने से पहले हमारे यहाँ अच्छा मनुस्मृति लागू था, और एसआईआर जो अभी चल रहा है उसमें बता रहा हूं, उसी लेख में लिखा हुआ, जिनको पढ़ना है मैं दे सकता हूं, कि बाबा साहब ने जिंदगी भर संघर्ष किया कि शिक्षा और संपत्ति का जो आधार है वोट देने का, क्या शिक्षा और संपत्ति, पहले इसे वोट नहीं दे सकते थे, इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए, इतना एजुकेटेड होना चाहिए। शिक्षा और संपत्ति का जो आधार था वोट देने का, उसको खत्म किया जाए और वयस्क मताधिकार लागू किया जाए। संसद में बहस हुआ था, संविधान सभा में बहस हुई थी। एक सदस्य थे प्रोफेसर केटी साहब, उन्होंने कहा कि कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसे बहस पढ़िए जाके। बोले कि कोई पढ़ा लिखा नहीं हो तब भी उस आदमी में इतना व्यवहारिक ज्ञान होता है कि अपनी समस्याओं को, अपने समाज की समस्याओं को समझ सके, इसलिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। आरएसएस ने उसी संपादकीय लेख में लिखा कि वयस्क मताधिकार से हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। They were basically against the universal franchises। ये ऐसे नहीं है, इनके दर्शन को समझिए, गोलवलकर को समझिए पहले। उसी लेख में लिखा हुआ है कि हम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। इसका क्या मतलब है? कि सबको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके समर्थक राजे रजवाड़े बड़े लोग थे। वो चाहते थे कि खाली विधायिका में इन्हीं के लोग रहे। तो जो 90 लाख वोट कट रहा है, जो 1 करोड़ वोट कट रहा है, तो ऐसे ही नहीं कट रहा है। वो जानबूझ के SC ST, मुसलमान, ट्राइब, इनके वोट कट रहे हैं। सोचो, तो इस देश को, इस भारतीय संविधान आमने सामने खड़ा है। एक तरफ संविधान है, भारतीय गणराज्य है, संसदीय प्रजातंत्र है, दूसरी तरफ मनुस्मृति है और हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदू राष्ट्र बोलेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमको एकदम गुदगुदी है, सारे मुसलमान को विदेश भेज देंगे, हम लोग हिंदू राज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वर्ण व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र। इसलिए स्किल इंडिया चलाए हैं कि जो चप्पल सी रहा है उसको अच्छा से स्किल सीखो, जो सब्जी उगा रहा है वो सब्जी उगाओ, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS प्रोफेसर नहीं बनो। नाम दिया है स्किल इंडिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइना का माल खरीद के अपना बता देता है। तो ये वर्ण व्यवस्था वाला राष्ट्र होगा
जिसमें मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। घर में रहे, पति पीटे भी तो समझो कि स्वर्ग मुक्ति मिलेगा। अछूतों को टूटे बर्तन में खाना है, और लोहा उनका गहना होगा, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। और दूसरी बात, जो लोग समझ रहे हैं कि सारे लोग राजपुरोहित होंगे, उनका भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सुलभ इंटरनेशनल में काम आपको करना पड़ेगा, मजदूरी भी करना पड़ेगा, रिक्शा भी चलाना पड़ेगा। सब राजपुरोहित नहीं बनोगे, सब शंकराचार्य नहीं बनोगे। अडानी के घर पे चाकरी करनी होगी। मैं दिल्ली में दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ, आप जितना सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जितने, उसका सर्वे करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए। सुलभ इंटरनेशनल में जितने स्टाफ हैं उनका सर्वे करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। मैं तो कई बार एयरपोर्ट पे पूछता हूं कि किस कम्युनिटी को, तो मुझे लगता है सारे वहां वाल्मीकि समुदाय के नहीं रहते, सब तरह के लोग हैं वहां। यादव भी, पटेल मिले, पटेल भी मिले, यादव भी मिले, पंडित जी भी मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको शपथ लेना पड़ेगा। ये एक घटना नहीं है, ये संकेत है। आपको कैसे बरगलाएगा, उलझाएगा, इधर से उधर करेगा। आप एक एजेंडा फिक्स करो, 5 किलो अनाज दे दिया, खाओ मस्त रहो, यही चाहता है। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, बाबा साहब का सपना था कि गरीब बच्चा भी वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। राजीव गांधी ने भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खोला कि अगर आप काम कर रहे हैं, नहीं रेगुलर क्लास जा सकते हैं, तो सैटरडे संडे को क्लास कीजिए, नहीं तो बाकी मटेरियल आपका पास चला जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय खोला और फ्री ऑफ कॉस्ट हर जाति समुदाय के लोगों के लिए रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री, रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री। मोदी जी ने उसमें भी फीस लगा दिया है, अब गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है वहां पे। ये मुद्दा बन रहा है। ये संसद में भी मैंने कोई डिबेट नहीं सुना इसमें। एजुकेशन पे, स्कूल पे, नवोदय विद्यालय पे फीस में जो बढ़ोतरी हो रही है, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एकदम कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं, सरकारी संस्थाएं मारी जा रही हैं। ये सब जो हो रहा है, मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरएसएस के फिलॉसफी को हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि आरएसएस कौन सा राज चाहता है। आरएसएस हिंदू तालिबान राज चाहता है। मतलब कोई भी डाइसेंटिंग वॉइस जो विरोध में बोल रहा है, सबको जेल में डालो। 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला, वांगचुक को जेल में डाला। जो अभी सुधांशु कह रहा था, कहां है कि जो इनके खिलाफ, इनसे सहमति नहीं रख रहा है, सबको राष्ट्रद्रोही कर दो। देश के गद्दार यही लोग थे, अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले लोग। आपको महिला आरक्षण बिल में उलझा दिया। अरे इस देश में किसको पता नहीं है कि जाति व्यवस्था सिर्फ पुरुषों में नहीं है, ये महिलाओं में भी है। नहीं है तो कोई अध्ययन कर ले जाके विमेंस कॉलेजेस में, कितने प्रिंसिपल, सब तो हिंदू हो ना, SC OBC, तो पता कर लो कि कितने प्रिंसिपल तुम्हारे कम्युनिटी से है। वहां भी जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं, पिछड़ों का, दलितों का दमन और शोषण वैसे ही करती हैं जैसे पुरुष करता है। ये तो बैठे हो सूरज जी, कई बार बोले कि भाई हमारा इतना अटका हुआ, इतने FIR है। हम बोले भी नहीं कि संसद में उठेगा कि नहीं उठेगा। जब आपका एक साथी जो कि बेबाकी से लड़ रहा है, अपना जान नौकरी दांव पे लगाए हुए है, हमारे सांसदों को अगर नहीं दिखता है, सॉरी, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं जो आरएसएस को सीधा चुनौती दे रहे हैं। किस देश और संविधान को खतरा आरएसएस से, आरएसएस की विचारधारा से, क्योंकि ये खाली लेख नहीं लिखा था,
12 दिसंबर 1949 को रामलीला ग्राउंड में बाबा साहब और नेहरू के पुतले फूके थे। बाबा साहब के खिलाफ लगातार लेख लिखा था। आरएसएस बीजेपी के आप हमारे नेता लोग बैठे हुए अभी, एक भी अदना सा कार्यकर्ता संकट में फंसता है ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ताकत उसके साथ खड़ी रहती है, ये मैं जानता हूं। और हमारे नेता हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि एक्टिविस्ट लोग अपना जान लगा के लड़े और लोग हमें वोट दे दे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपको मेरा प्रोटेक्शन चाहे सूरज जी का प्रोटेक्शन नहीं, कानून के राज का प्रोटेक्शन कैसे हो, ये एजेंडा पे लेना चाहिए। आरएसएस का एक मैं कहता हूं क्लास 4 एम्प्लॉय भी दलित अफसर का बात नहीं मानता है, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं होता उसका। तो सबसे जो जरूरी बात है, महिलाएं का शोषण करती है जाकर जाति के आधार पर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख रहा हूं ना, तो जातियां हर जगह हैं, वहां भी है। तो जैसे ईडब्ल्यूएस आया है सवर्ण गरीबों के लिए, और गरीबी की सीमा क्या है 8 लाख, और शेड्यूल कास्ट का फेलोशिप का कितना है, कहां गए करमवीर जी, चले गए क्या, 2.5 लाख। दलित का सोचो, जबकि दलित को सबसे पहले मिलना चाहिए, सबसे दलित वही है, जाति व्यवस्था का मारा हुआ दलित। तो पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप का कितना लिमिट है संजय जी, 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया से ऊपर जिसका है वो गरीब नहीं है, दलित। तीनों का है पोस्ट मैट्रिक। फिर सुन लीजिए कि सवर्ण के लिए 8 लाख गरीबी रेखा है, और एससी एसटी ओबीसी के पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप के लिए 2.5 लाख है। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए कि क्लास 4 का एम्प्लॉय जो है, जो सरकारी सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है, उसका तनख्वाह भी 2.5 लाख से साल का ऊपर है। तो उसको मिलेगा क्या, उसके बच्चे को? तो एक हाथ से बोलो और दूसरे हाथ से ले लो, इसका मतलब कोई खत्म है। बाबा साहब बहुत रिक्वेस्ट करके लॉर्ड लिनलिथगो को बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे फेलोशिप की व्यवस्था कर जाओ, रिजर्वेशन की व्यवस्था कर जाओ, अगर आप नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा। और लॉर्ड ने किया था वो। भाई मेरी दिलचस्पी आपके शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय में, और तीनों चीज ये डिमोलिश कर रहा है। जातियां और औरतों में भी है, तो जाति का रिजर्वेशन उसमें क्यों नहीं रहेगा? मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, तो ईडब्ल्यूएस में जैसे लोग जा रहे हैं वैसे इस जो आया है 1/3 उसमें भी वैसे लोग जाएंगे, हाई फाई लोग जाएंगे, उसमें कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं टिकट मिलेगा। सुन लेना, हाँ नहीं मिलेगा। इसलिए संसद से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। दूसरी बात, अंतिम बात, आज फिर शपथ ले ही लो कि अपना घर का, मैं तो कहता हूं कि मेरा भाई रिश्तेदार भी कोई बीजेपी से चुनाव लड़ेगा तो मैं 1 लाख रुपया खर्चा करके उसको हराने जाऊंगा, मैं उसके खिलाफ ये करूंगा। जात और नाते रिश्ते जो है ना, वो मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। मुझे पता है कि एक आदमी को एमएलए एमपी मिनिस्टर बना देगा और उसी से उसका गला कटवाएगा समुदाय का। प्रधानमंत्री ओबीसी, 27 मंत्री ओबीसी, राष्ट्रपति आदिवासी, लॉ मिनिस्टर, ये एजेंडा किसका चल रहा है? आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। ये सब दलित पिछड़ा नेता सब हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है ये, और हिंदू राष्ट्र में एक तो राजा रखेगा, अब बाकी सबको भिखारी बना के रखेगा। इसलिए उसके हम खिलाफ हैं, उसके विचारधारा के खिलाफ हैं। अरे भाई, जब सब कुछ गिन रहे हो, पेड़ पौधा सब गिन रहे हो, किसके पास कितना स्कूटर है ये गिन रहे हो, कितना प्रोटीन एक आदमी को मिल रहा है ये गिन रहे हो,
तो जाति है तो जाति को स्वीकार करूं। और खास तौर से मैं पिछड़े समुदाय से बार बार अपील करता हूं कि आरएसएस कहीं यादव वर्सेस जाट कर देगा, कहीं जाटव वर्सेस खटीक कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, सब कुछ कर देगा। यह आरक्षण जातियों को नहीं मिला है, कंफ्यूजन निकाल दीजिए। यह आरक्षण समुदायों को मिला है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी और पिछड़ा वर्ग को सबसे पहले आरक्षण मिला था 1920 में, बॉम्बे प्रोविंस में और मद्रास प्रोविंस में। थोड़ा सा समझ अगर बढ़ जाए, मुझे लगता है आपको सबसे पहले जो समाज का दमित तबका है, जो सबसे शोषित है, जाति व्यवस्था से प्रताड़ित है, उसकी लड़ाई आपको पहले लड़ना चाहिए। उसको छोड़ देते हैं, खाली पिछड़ा वर्ग डाल देते हैं। जिस दिन यादव जी लाठी लेकर खड़ा हो जाएंगे कि एक दलित को मार के दिखा जरा, उस दिन समाज का जो ना स्वरूप बदलने लगेगा। पता लगता है कई जगह वायलेंस में पिछड़े वर्ग के लोग ही शामिल हैं। तो एक घटना होगी, 4 घटना होगी, लेकिन वो आरएसएस प्रचारित करेगा कि देखिए पिछड़ा वर्ग ने दलित को मारा, और अपने खुलेआम सर पे पेशाब कर रहा है, खुलेआम घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहा है, बारात नहीं निकालने दे रहा है। उसमें भागवत का स्टेटमेंट नहीं आता है, उसमें शंकराचार्य का स्टेटमेंट नहीं आता है। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं, चेतावनी भी दे रहा हूं। बाबा साहब ने कहा संविधान सभा में कि बगैर सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थ्राइव नहीं करेगा। तो जात जात नहीं, जमात बनाइए, मिलिए, एक दूसरे के साथ खाना खाइए, उसका प्रोटेक्शन कीजिए, साथ में चाय पीजिए। खंड खंड में खुद ही बटे रहेंगे तो आरएसएस के लिए सबसे इजी काम है। उनके पास पैसा देने के लिए अडानी है, पैसे की कमी नहीं है, मीडिया सारा उनका है, सारा कुछ उनका है। हमारे पास एक ही ताकत है, वो है जनशक्ति। जनशक्ति 49% डिसएग्रीमेंट हमारा होगा। 51% पे सहमति मिलेगी तो 51% पे काम करो ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 98% सहमति है, अब 2% सहमति नहीं तो उसमें झगड़ा करने लगते हैं। अब चले हैं बहुजन ये बनाने, नो, ये समाज की बीमारी है। 51% पे भी सहमति है तो हम लोग मिलकर साथ काम करेंगे, यही डेमोक्रेसी का तकाजा है। नहीं तो बटोगे तो कटोगे। असली में आप ही लोग के लिए कहा गया है कि बटे हुए हो इसलिए काटे जा रहे हो। ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा था, खाली यादव का हो रहा है। दलित का खत्म हो रहा था, खाली जाटव का हो रहा है। सबका खत्म हो रहा है। इसको मुद्दा बनाइए और सबसे कसम खा के जाइए, शपथ लेके, ये कोई भी चुनाव हो, बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी को वोट नहीं देना, उसको हरवाना है और अपना एजेंडा सेट करना है। संख्या बल दिखाइए। संख्या बल दिखाते, जब समाज दिखाता है ना तो नेता झुकते हैं। 2 अप्रैल 18 का देख लीजिए, 5 मार्च 19 का देख लीजिए, किसान आंदोलन देख लीजिए। संख्या दिखाओ, मुद्दे पर, जाति पर नहीं। शुक्रिया, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।